हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका एग्जाम बहुत ही करीब है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट ये मैं करता हूँ, अगर इसको क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार इसको देखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन आसानी से क्या करेंगे तो बना लेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को हम बनाते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं ताकि आपके लिए आसान रहे। और आप बस एग्जामिनेशन से पहले इसको सेट को पढ़ लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस क्या हमारे रहेंगे तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं, उसको हम बनाते हैं। चलिए, जाहिर सी बात है जितने भी सब क्वेश्चन है सभी हमारे क्या रहेंगे, ये तो सब्जेक्टिव रहेंगे। एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत सारा विषय पढ़ा है। यहाँ देखिए क्या है, लघुतरीय प्रश्न है, यानी कि आपके 2 नंबर में क्वेश्चन रहेंगे। कोई विद्यार्थी कहता है सर 2 नंबर तो बहुत कम पूछता है, 2 लाइन 3 लाइन में हो जाता है। तो ऐसा नहीं, कम से कम आपको उसको लिखना पड़ता है। जो इसकी मान्यता है, जो वो मांगता है, आपको आंसर उसके देने पड़ते हैं। 4 लाइन हो, 5 लाइन हो, 6 लाइन हो, या आप उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चंस को बनाते हैं। हमको लगा कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो यहाँ क्वेश्चंस में अपलोड कर दिया हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता क्या है, पहले समझिए। आपका 1 से 30 लघुतरीय प्रश्न लिखना है, जिसमें कि आपको 15 ही बनाना है। 30 नंबर क्वेश्चंस कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे। केवल आपको 15 बनाना है और एक कितना पूछता है तो 2 नंबर का। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को और बनाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत, जैसे गांव से संबंधित जो बातें होती है उसे क्या बोलते हैं तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आंसर दिया है, इस पंचायतें कई प्रकार के कार्य करती हैं। इन कार्यों को निम्नलिखित रूपों में क्या बांटा जा सकता है। तो देखते हैं पहला क्या है। आइए, पहला प्रशासनिक कार्य, इसको बोलते हैं क्या एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। पंचायतों को अपने गांव में कई प्रकार के प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है ना। अपने गांव में बहुत सारे क्या प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं। नंबर 1। अच्छा, इसके बाद देखते क्या वहाँ पे है। गांव में शांति और स्वास्थ्य को बनाए रखना पंचायत को उत्तरदायित्व होता है। नंबर 2, पंचायत अपने क्षेत्र में अपराधियों को पकड़ने और अपराधों के रोकथाम करने के लिए पुलिस की सहायता भी करती है। तो ये बातें हो गई पहली। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं नंबर 2 की। क्या कहता है, सार्वजनिक कल्याण के कार्य, फंक्शंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर। क्या कहता है, चलिए। पंचायत बहुत से ऐसे कार्य भी करती है जिनसे जनता की क्या होती है, भलाई भी होती है। क्या क्या कार्य करती है, आइए। अपने क्षेत्र की सफाई आदि का प्रबंध पंचायत करती है, अच्छी बात है। नंबर 2, पंचायत लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयत्न करती है, ये भी सही आपके हैं। इसके लिए वह अस्पताल, दवाखाना खोलती है तथा प्रसूति गृह, बाल हित केंद्र स्थापित भी करती है। लोगों को चेचक, हैजा आदि के टाँके लगाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात होती है कि ग्राम पंचायत कार्य कौन से है, तो ग्राम पंचायत कार्य यहाँ देखिए आपके सामने है। बस इसको एक बार देख लेना है, मेरी बातों को सुन लेना है, आपके दिमाग में तो बैठ जाएगा। रट्टा नहीं मारिएगा, समझ के पढ़िएगा, तो आपको आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं, 2 हो गया। नंबर 3, विकास संबंधित कार्य, डेवलपमेंट फंक्शंस। पंचायतें जो होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजनाएं लागू करती हैं। पंचायतें होती हैं अपने क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए छोटी छोटी योजनाएं भी बनाती हैं तथा उन्हें लागू करती हैं। कृषि के पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को बढ़िया बीज तथा खाद्य बांटने का प्रबंध भी करती है। और ये सभी क्या होती हैं तो ग्राम पंचायतों के कार्य होते हैं, और ये गांव में ही अधिकांश रूप से लागू होती है। ठीक है चैंपियन। तो पहला क्वेश्चन आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत कार्य का वर्णन करें, 2 नंबर में आता है। अगर बना के पॉइंट लिख दीजिएगा तो कंफर्म आंसर आपके मिल जाएंगे।
चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको बनाएंगे, भाषा नीति किसे कहते हैं, भाषा नीति क्या होती है, ठीक है ना, भाषा नीति क्या होती है। आइए, किसी भी राष्ट्र की अस्मिता का परिचय उसकी भाषा नीति के माध्यम से ही मिल जाता है। अस्मिता का परिचय उसकी भाषा के माध्यम से ही मिल जाता है, किस भाषा के लोग हैं और कैसी भाषा वो बोले। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका भाषा के लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलेंगे, तो आप अपने आप दिमाग लगा लीजिए, लग रहा है कि फॉरेन है, यानी कि विदेशी है। अब अंग्रेजी शासन में नौकरी के लिए भारतीयों को ऐसी भाषा नीति के तहत शिक्षा दी गई है जिसमें शासन का काम आसानी से चल सके, ठीक है ना। अब देखिए क्या है इसमें, सर्वसाधारण के लिए शिक्षा नहीं है। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड ने एक कार्यक्रम तैयार किया जिसमें अंग्रेजी के साथ ही भारतीय भाषाओं को भी विजय के रूप में स्वीकार किया गया। और 2 जगह सबसे पहले क्या था, कोलकाता और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बड़ा क्वेश्चन पूछता है, कहाँ की गई थी, कोलकाता और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी का प्रभुत्व रहा, लेकिन भारतीय समाज में हिंदी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान भी माना जाता है या स्थान बन जाता है। अब कहता है, समझेंगे थोड़ा ध्यान से, हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद संवैधानिक तौर पर हिंदी को ही राष्ट्रभाषा और प्रशासनिक भाषा का दर्जा दिया गया। इंग्लिश क्या था, अंग्रेजों का था, इंग्लिश था, और हिंदी जो है हमारी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी होती है। अब क्योंकि यह देश के प्रायः सभी भागों के संपर्क के लिए बोली जाती है और समझी भी जाती है। कौन सी भाषा, हिंदी भाषा। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, और ये जो भाषा है पूरे इंडिया में ये भाषा सबको समझ में आएगी, ठीक है बाबू। अब उसके बाद संविधान सभा ने सितंबर 1949 की बैठक में देवनागरी में लिखित हिंदी को प्रशासनिक भाषा स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। इस प्रकार संविधान में भाषा से संबंधित व्यवस्था की गई थी, और यह व्यवस्था क्या हुई थी, तो भाषा नीति के नाम से भी जानी जाती है। आपको क्या करना है, इसको एक बार पढ़ लेना है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ अपने दिमाग में बिठा लेना है बस। इसको जो सन है, जो वर्ड्स हैं, जो नाम है, उसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, कन्फर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट उसके बाद आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय किसे कहते हैं या सामाजिक न्याय क्या होता है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा जब एग्जाम दीजिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। सामाजिक न्याय ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से कराई जा सके, ये भी आपकी बात होती है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिलता है। सरकार अगर कोई योजना निकाल देती है, वह जो योजना है जो इस देश में रहने वाले जो लोग होते हैं सबके लिए समान रूप से लागू हो जाती है। अब उपयुक्त स्थिति स्थापित करने के लिए सरकार आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जागरूकता एवं अवसर प्रदान करती है। तो जाहिर सी बात होती है चैंपियन, सामाजिक न्याय क्या है, अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। बस मेरी बातों को आपको सुन लेना है और इसको क्या करना है, नोट कर लेना है। देखिए सब्जेक्टिव में आपका कन्फर्म है 50 में कन्फर्म 45 प्लस मार्क्स एकदम आ जाएंगे, ठीक है चैंपियन। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आइए चलिए। क्वेश्चन कहता है, यहां देखिए क्वेश्चन कहता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता का क्या कार्य है। लोकसभा में जो विपक्ष लोग बैठते हैं उनकी कार्य क्या होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से, अगर आप इसको नोट करेंगे तो शानदार लगेंगे आपको। आइए, लोकसभा में विपक्ष के नेता का कार्य वस्तुतः अत्यंत कठिन होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें आलोचना करनी पड़ती है, गलती इंगित करनी पड़ती है कि सरकार कुछ गलती करे और उसको दम धक पकड़ ले हम, है ना, छोड़े ना, चैंपियन। उसके बाद और ऐसे वैकल्पिक प्रस्ताव नीतियों को प्रस्तुत करना पड़ता है जिन्हें लागू करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर सरकार मान लीजिए कोई योजना बना दिया, अगर कोई गलत बातें हो गई तो विपक्ष क्या होता है, उस गलत बात को पकड़ लेता है, और जब पकड़ लेता है तो कहता है क्या
कि अब ये क्या है कि आप देश में लागू नहीं करेंगे। तो ये बातें होना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद इस प्रकार उन्हें संसद और देश के प्रति एक विशेष सामाजिक जिम्मेवारी निभानी होती है और यही क्या होता है, ये विपक्ष के नेता के कार्य होते हैं। बस इसको पढ़ लीजिएगा, आपको याद कंफर्म हो जाएगा। ठीक है चैंपियन। उसके बाद आइए देखते हैं क्या ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष इतना इंपॉर्टेंट है कि कहना ही नहीं चैंपियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शानदार तरीके से पढ़ेंगे तब आपको याद हो जाए। आइए, गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य राष्ट्रों के गुटों से दूर रहकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र विदेशी नीति का पालन करने से होता है। ठीक है ना, यानी कहता है गुट निरपेक्ष का तात्पर्य राष्ट्रों के गुट से दूर होकर अंतर्राष्ट्रीय जो आपका मामला है उसमें क्या जी, सब लोग शांत रहे, उससे होता है ये। अब उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दो विरोधी खेमों, यानी कौन कौन खेमा था, अमेरिका एवं रूस में विभाजित हो गया, तो भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपना लिया। और सबसे बड़ी बात यह होती है, गुट निरपेक्ष किसे कहते हैं, जब दो महाशक्ति आपस लड़ती है और दोनों महाशक्ति किसी तीसरे देश से क्या करती है, सैनिक सहयोग मांगता है और वह देश सैनिक सहयोग नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद आइए देखते हैं क्या कहते हैं। और ये एग्जाम पूछ देता है, सबसे पहले कहाँ हुआ था, यूगोस्लाविया। ये कहाँ हुआ था, यूगोस्लाविया में हुआ था। कौन सा देश आपका था, यूगोस्लाविया आपका देश था। आपका जगह का नाम क्या था, बेलग्रेड। बेलग्रेड। भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली करेंगे इसको। ठीक है, ये बातें होती हैं गुट निरपेक्ष की बातें। ठीक है चैंपियन। उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बस इसको पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, तो सामाजिक सुरक्षा से आशय एक ऐसे क्षेत्रीय या वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था से होता है जिनका प्रत्येक घटक राज्य यह स्वीकारता है कि किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता का विषय होती है। यह मैत्री सुरक्षा की प्रणाली से अधिक महत्वाकांक्षी प्रणाली होती है और इसे क्या कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। यानी समाज में सबकी सुरक्षा मिले, इसे क्या कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। यानी मान लीजिए गांव है या शहर है या डिस्ट्रिक्ट जिला कोई भी आपका है, तो प्रशासन का कार्य होता है कि सबको सुरक्षा प्रदान करे और इसी स्थिति को क्या कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद रट्टा नहीं मारेंगे, समझ के क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। चलिए नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के संगठन की क्या कीजिए, विवेचना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के बारे में बात करता है। चलिए, महासभा संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च अंग होता है, सही बात है। एक प्रकार से विश्व की संसद के समान होता है, ये भी सही बात है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसमें 5 प्रतिनिधि भेजता है, परंतु उनका मत का एक ही होता है। प्रायः वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन होता है, किसका, सुरक्षा राष्ट्र का। अच्छा, इसके बाद इसके स्थापना के समय इसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 51 थी, जो बाद में बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 185 के लगभग हो गई। इंपॉर्टेंट आपका तथ्य है। कहता है 1992 ईस्वी के अनुसार, ईस्वी के आरंभ में सोवियत संघ के समाप्त होने से उसका पूर्व स्वायत्त गणराज्य अब स्वतंत्र होकर इसके सदस्य क्या जी, बन गए। तो 1952 में क्या हो गया था, सोवियत संघ खत्म हो गया था, उसके जो राज्य थे इसका सदस्यता ग्रहण वो लोग कर लिए। यह आपका हुआ संयुक्त राष्ट्र की महासभा के संगठन की विवेचना आपकी थोड़ी सी बातें में हो गई। शॉर्ट लिखना है तो शॉर्ट करेंगे हम, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट चलिए, ये देखिए गुट निरपेक्ष, मैंने अभी बोला था गुट निरपेक्ष। क्या गुट निरपेक्ष एक नकारात्मक नीति है ना बाबू, आइए देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक है, अप्रासंगिक है। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाने के बाद विश्व एक ध्रुवीय बन जाता है। तो एग्जाम में आता है सोवियत संघ का विघटन, बंटवारा कब हुआ, 1991 में। ठीक है ना। उसके बाद मिस्र ने सुझाव दिया कि गुटबंदी समाप्त होने के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य पूरा हो गया है। ठीक है ना, पूरा हो गया है।
अतः अब गुट निरपेक्ष आंदोलन को G77 यानी G77 के समूह में शामिल हो जाना चाहिए। किसने दिया सुझाव? ये मिश्र ने सुझाव दिया। अब उसके बाद 1 फरवरी 1992 ईस्वी के पहले सप्ताह में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन निकोसिया में हुआ, जिसमें क्या कहता है, बदली परिस्थितियों में इस आंदोलन की भावी भूमिका पर विचार हुआ। 1992 ईस्वी में इंडोनेशिया में 10वें शिखर सम्मेलन में अधिकतर सदस्यों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को जारी रखने पर जोर दिया और इसके उद्देश्य में परिवर्तन करने को भी कहा। तो यानी कहने का मतलब ये है, गुट निरपेक्ष जो बातें हैं वो जाहिर सी बात से लागू रहेगी, वो हटेगी नहीं। ठीक है चैंपियन। उसके बाद आइए देखते हैं क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। मैटर्स आपके सामने हैं और इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन संविधान के 18वें भाग में किया गया है। कौन से भाग में? 18वें भाग में किया गया है। निम्नलिखित 3 प्रकार की अवस्थाओं में राष्ट्रपति को संकट काल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 3 बातें पे क्या क्या? आइए, पहला, युद्ध, विदेश आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह से उत्पन्न संकट। अगर युद्ध होता है, विदेशी आक्रमण होता है या सशक्त विद्रोह होता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? देश में संकटकालीन लागू कर देते हैं। ठीक है चैंपियन। उसके बाद नंबर 2, किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने के कारण बने आकस्मिक संकट, यानी किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने के कारण बने संकट। अगर मान लीजिए किसी राष्ट्र में संकट हो गया, राज्य में जबरदस्त संकट हो गया, तो उसमें भी राष्ट्रपति क्या करते हैं? संकटकालीन लागू कर देते हैं। नंबर 3, देश में आर्थिक वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न परिस्थिति, यानी अगर देश में अगर अकाल पड़ जाता है, पैसे की किल्लत हो जाती है, पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो उस समय भी राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो संकट कहीं लागू कर देते हैं। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आइए, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन से आप किसे समझते हैं, क्या कहते हैं? आइए उत्तर देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकता है। माने कार्यपालिका कौन कौन सा कार्य कर रहा है उसकी जांच कर सकता है। ठीक है ना। उसके बाद, और यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उनके संवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। संविधान के विरुद्ध कार्यपालिका को कार्य नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद, न्यायालय कानून की उन्हीं धाराओं को अवैध घोषित करते हैं जो संविधान के विरुद्ध होती है, न कि समस्त कानूनी की, है ना। एकदम सिंपल सी बात होती है। अब न्यायालय उन्हीं कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जो उसके सामने मुकदमे के रूप में आते हैं। इसके अतिरिक्त कानून ही केवल उन्हीं धाराओं को अवैध घोषित किया जाता है जो संविधान के विरुद्ध होती है। सही बात है, संविधान के अगर विरुद्ध हो जाता है न्यायालय इस बात को हटा देता है। उसके बाद, न कि समस्त कानून को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने, देखिए बहुत पूछता है, गोलकनाथ बनाम सरकार के मुकदमे में यह निर्णय दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। तो एग्जाम पूछ जाता है किसके साथ हुआ था? गोलकनाथ। एक आपका क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बातें ये आ जाती है। ठीक है चैंपियन, इसको अच्छे से ध्यान से इसको समझेंगे। चलिए उसके बाद नंबर 11, भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए, 1950 के बाद भारतीय दलीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आई जो चुनावी पद्धति भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों की भी देन होती है। क्या क्या होती है देन? आइए देखते थोड़ा सा। चलिए,
भारत में संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों की निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में अगर कोई चीज़ कोई निर्माण करना चाहता है, कोई नया पार्टी बनाना चाहता है, तो भारत उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ये संविधान में लिखा गया है, ठीक है ना। समझ के पढ़ेंगे चैंपियन, रट्टा नहीं मारिएगा, समझ के पढ़िएगा तो आपको आसान लगेगा। उसके बाद इसलिए कोई भी व्यक्ति या समूह राजनीतिक दल निर्मित कर राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागी बन सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को बनाकर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद चुनाव लड़ सकता है। इसलिए भारत में स्वतंत्रता से ही कई राजनीतिक दल मौजूद थे। इनमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी दल, स्वराज पार्टी, भारतीय जनसंघ इत्यादि प्रमुख दल शामिल थे। अब यह दल स्वतंत्र का निष्पक्ष चुनाव पद्धति में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करते हैं, लड़ाई करते हैं कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। उसके बाद जैसे 1952 में ही मद्रास में कम्युनिस्ट पार्टी एवं कांग्रेस में कांटे की टक्कर थी 1952। 1967 में कांग्रेस केरल में हारी और केरल में हारी और वहां विश्व की पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की जनता द्वारा चुनी गई सरकार बनी थी। विवाद सही थे। 1967 में कांग्रेस 9 राज्यों में चुनाव हार गई थी, ठीक है ना। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें बनाई थी। 1989 में के बाद बहुदलीय व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगी और जहां कई दलों का गठबंधन मिलकर एक सरकार बनाता था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आराम से इसको समझकर आप लिख सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपने शब्दों में लिखिएगा, बस वर्ड्स को पढ़िएगा, अपने शब्दों में उसको लिखिएगा। चलिए उसके बाद चलिए अभी थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें और था, थोड़ा देखते हैं क्या कहता है। आइए चलिए क्वेश्चन कहता है भारतीय दलीय व्यवस्था की एक विशेषता यह है, यह कभी जो कि माना जाता है कि भारत में दल बदल अवस्था अथवा दल बदल भी होता है, अथवा क्या होता है आयाराम और गयाराम। आयाराम और गयाराम की राजनीतिक चुनाव के पहले व बाद दल बदल जमकर होती है। वो पार्टी इसमें मिला, वो उसने मिला, यहाँ से गया वहाँ से गया, ऐसे होती है। इसे रोकने के लिए समय पर कानून भी नए बनाए गए, परंतु यह आज भी कायम है। दलों में मौजूद घड़े या गुट की राजनीति की विकारी परंपरा होती है जो दलों को कमजोर ही कर देती है। अब एक पार्टी से दूसरे पार्टी निकल कर जाएंगे तो खत्म ही ना होगा आपका। इस तरह से व्यवस्था जो होती है वो दल बदल की नीति भी होती है। चलिए उसके बाद देखते हैं मौलिक अधिकार। एग्जाम बहुत पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार आपके एग्जाम के लिए चैंपियन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं और क्या होता है ये, आइए चलिए। मौलिक अधिकार उन आधारभूत आवश्यकता तथा महत्वपूर्ण अधिकारों कहा जाता है जिनके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। उनके बिना देश का कोई भी नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो स्वतंत्रताएं तथा अधिकार व्यक्ति तथा व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समाज में आवश्यक समझे जाते हो उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। एक बार फिर से, जो स्वतंत्रताएं तथा अधिकार व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समाज में आवश्यक समझते हो उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। एकदम सिंपल सी बात। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, परंतु देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु 44वें संशोधन के बाद 6 तरह के मौलिक अधिकारों का नागरिकों को प्राप्त है। सिर्फ 6 ठो प्राप्त है। क्या क्या प्राप्त है देखिए क्या है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठा क्या कहता है न्यायिक उपायों का अधिकार। तो भारत में सिर्फ 6 ही आपके मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ये चीज़ को आप समझेंगे जानेंगे। ये जो 6 बातें हैं आप सबके लिए होते हैं। आप कहीं भी इसमें से अगर कोई आपको रोकता है तो आप जाकर पुलिस स्टेशन में आप अपने बातें को कह सकते हैं, ठीक है ना। ये बातें होती। चलिए उसके बाद नंबर 13 भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। आइए देखते हैं क्या कहता है।
कहा जाता है कि सामुदायिक समाज की संरचना का आधार जाति है, क्योंकि एक जाति के लोग ही स्वाभाविक समुदाय का निर्माण करते हैं। इन समुदायों में के लोग के समान हित होते हैं, दूसरे अन्य समुदाय के हितों से उनका हित अलग होता है। जाति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और राजनीतिक में जाति के अनेक पहलू हो सकते हैं। राजनीतिक में जाति ही सब कुछ होता है। देखते हैं समाज में लोग कई वर्गों में बटे होते हैं, ये जाति वो जाति है ना, इसको ये बातें होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अब नंबर 1, निर्वाचन के वक्त पार्टी प्रत्याशी तय करते समय जातीय समीकरण पहले दिमाग में लाते हैं कि हम जाति में कौन कौन सा वोट कहाँ कहाँ हमको मिलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान जरूर रखते हैं, चुनाव क्षेत्र में जिस जाति विशेष की मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक होती है, पार्टियां उस जाति के हिसाब से प्रत्याशी तय करती हैं। यानी मतदाता जिसमें ज़्यादा है उसके अनुसार जो वहाँ की जो पार्टी है उसको खड़ा कर देती है। अब ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल सके। सरकार गठन के समय भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। सिंपल सी बात होती है। अब नंबर 2, जातीय पार्टियां जीत हासिल करने हेतु जातिगत भावना को भड़काने की कोशिश करती है। कुछ दल विशेष की पहचान भी जातिगत से होती है और भावना के आधार पर भी हो सकती है। तीसरा क्या है, निर्वाचन के समय पार्टियां वोटरों के बीच साख बनाने हेतु अपना अपना चेहरा स्वच्छ और जाति भावना से ऊपर बनाने की कोशिश करती है। ये भी बात है आपका। नंबर 4, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, दलित और निची जातियों का भी महत्व निर्वाचन के समय क्या जी बहुत बढ़ जाता है। उच्च वर्ग या जाति के उम्मीदवार भी निची जातियों के सम्मुख नम्र भावना से जाते हैं और उन्हें मत हासिल करने हेतु अन्वयन विजय करते हैं। कुछ भी हो आप हमको वोट दीजिए, आपको जो कुछ चाहिए हम आपकी पूर्ति करेंगे। इन अवसरों पर निची जातियों में भी आत्मगौरव जागृत हो जाता है और स्वाभिमान जगता है, अर्थात इन जातियों में राजनीतिक चेतना के शुभ अवसर प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारे जाति की बात था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक चैंपियन, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। चिपको आंदोलन आपको मालूम है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था और ये पेड़ से चिपकने की प्रक्रिया थी। ये क्या था आपका चिपको आंदोलन था। देखिए यहाँ सब लिखे गए हैं। यहाँ पे आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, समझ लीजिए तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आपको मालूम है चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड के 2-3 गाँवों से प्रारंभ हुए थे। इस आंदोलन की शुरुआत अंगूर के पेड़ काटने के मुद्दे पर हुआ, ठीक है ना। ग्रामीणों को खेती भूमि में विकास के लिए अंगूर वृक्ष काटने की अनुमति को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। वही सरकार ने खेल का सामान बनाने वाली कंपनी को अंगूर वृक्षों को काटने का ठेका दे दिया, है ना। इसी मुद्दे ने क्या चिपको आंदोलन को क्या जी जन्म दे दिया। आइए इस आंदोलन के आर्थिक शोषण से जुड़े अन्य मुद्दों को भी अपने उद्देश्य में शामिल कर लिया गया। आंदोलन का उद्देश्य था क्या, जल जंगल और जमीन पर एकमात्र नियंत्रण अस्थायी लोगों का ही होगा। जल जंगल और जमीन पर जहाँ लोग रहते हैं उसी का एक आपका स्थायी निवास होना चाहिए और उसी का सब कुछ रहेगा। स्थानीय भूमिहीन वन कर्मियों ने आर्थिक मुद्दों का उठाया एवं न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मांगी। बाहरी ठेकेदारों द्वारा स्थानीय निवासियों को दिए जाने वाले शराब के कारण शराबी बन रहे लोगों की शराबखोरी पर महिलाओं ने आवाज़ उठाई। परिणाम स्वरूप आंदोलन के कारण अगले 15 वर्षों तक वनों की कटाई पर क्या सरकार ने रोक लगा दी। इसी सब प्रक्रिया क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन के नाम से क्या जी जाना जाता है या कहते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए चलिए नंबर 15, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। सामूहिक वर्ग का खतरे में आज़ादी सामूहिक सुरक्षा है। मानव का अस्तित्व और देश का जीवन खतरों से भरा होता है। इस खतरों से मुक्ति का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा। ये भी सिंपल सी आपकी बात। अथवा कह सकते हैं शीत युद्ध हथियार विहीन युद्ध है। जब दो देश आपस में वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर लेते हैं तो इससे क्या जी शीत युद्ध कहा जाता है। आज भारत चीन भारत पाकिस्तान शीत युद्ध के दौर से क्या जी गुजर रहे हैं। इस युद्ध में आपसी खिंचातान संचार माध्यमों द्वारा होती है और यही हमारा क्या होता है
तो सामूहिक सुरक्षा से अंतर्गत होती है। ठीक है, नेक्स्ट संविधान, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? आइए देखते हैं। प्रस्तावना, प्रिजेम्बल, संविधान सभा ने 1947 में एक उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव पास किया था, जिसमें उसने अपने सामने कुछ उद्देश्यों को रखकर उसी प्रस्ताव के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ था। समझेंगे इसको। संविधान के बनने के बाद संविधान सभा ने प्रस्तावना सहित ही उस संविधान की स्वीकार कर लिया। क्या? संविधान की प्रस्तावना में उन भावनाओं का वर्णन है जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव है ना के तत्व थे। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया है कि संविधान सभा घोषित करती है कि इसका अध्यय और दृढ़ संकल्प भारत को सर्व प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाता है, और इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है ना। आइए यहां पर देखते हैं। हाँ, किया गया है। 142वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता के शब्दों को अंकित किया गया है। तो जाहिर सी बात है, ये संविधान के बारे में बातें हो गई, प्रस्तावना के बारे में बातें हो गई। टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप एग्जाम दें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, आपको पता ही नहीं चलता क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। बस एग्जाम आपको आने वाले महीने में है, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। आइए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पर एक संक्षेप में लिखे बातें, आइए देखते हैं क्या बात है। चलिए, भारतीय संसद द्वारा 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत समस्त भारतीय क्षेत्र को सिर्फ दो भाग क स्वतंत्र राज्य और भाग ख केंद्र शासित क्षेत्र की इकाइयों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। पहला में क्या था? राज्य, और दूसरा में क्या था? केंद्र शासित क्षेत्र। ठीक है ना। अब क्या था, अब देखिए, स्वतंत्र राज्य में 14 राज्य केंद्र शासित क्षेत्र के अधीन 6 क्षेत्र रखे गए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई व्यवस्था के बावजूद राज्य संगठन की संभावना का अंत नहीं हुआ। अब और नए नए राज्यों का निर्माण भारत संघ में होता रहा। समझें ध्यान से। 1960 में बम्बई को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं क्या जी गुजरात बना गया। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में। 1960 में बम्बई को बंटवारा करके क्या बनाया गया? 2 राज्य, महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। 1970 में मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, 1976 में पंजाब का विभाजित करके पंजाब तथा हरियाणा तथा 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। इसके अलावा भी देश के कई भागों में राज्य निर्माण हेतु संघर्ष चलाए जा रहे हैं, यानी उसको बांटवारा करके अलग अलग बना देने। जैसे मान लीजिए बिहार, उसमें झारखंड था, झारखंड को क्या जी अलग कर दिया गया था। ठीक है ना। अब आइए उसके बाद देखते हैं गठबंधन की राजनीति क्या होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं। गठबंधन सरकार का तात्पर्य उस सरकार से है जिसमें कई दल मिलजुल कर सरकार क्या करते हैं? गठन करते हैं। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में अकेले बहुमत प्राप्त नहीं होता है, किसी भी लोग नहीं होता है। 1989 के बाद भारत में गठबंधन सरकारों का युग चल रहा है। अभी भी देखिए, जो पार्टी जो होती है, एक पार्टी से मिलकर उसका मतलब वोट नहीं आता है, वो गठबंधन कर लेता है, आपस में क्या जी सहयोग कर लेता है और चुनाव के लिए उपयोगी हो जाते हैं, अपना सरकार बना लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 19। आइए, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा गांव के लोगों को अपने गांव का प्रशासन तथा विकास स्वयं अपनी इच्छा तथा आवश्यकता अनुसार करने का अधिकार दिया गया है। गांव के लोग अपने इस अधिकार का प्रयोग पंचायती द्वारा करते हैं, इसलिए इसे पंचायती राज कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये। फिर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज एक त्रिस्तरीय ढांचा है जिसका निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत का है और उच्चतम स्तर जिला परिषद का है और बीच वाला का स्तर पंचायत समिति का होता है। एग्जाम में बहुत पूछता है ये। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आ जाते हैं।
73वें संविधान के अनुसार जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उस राज्यों में पंचायती राज की 2 स्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर शक्तियों का वितरण किया गया है और प्रत्येक स्तर पर लोग प्रशासन को चलाने में भी भाग लेते हैं। ये रहा आपका पंचायती राज। 73वां संशोधन भूलिएगा नहीं, ये बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्वेश्चन क्या होते हैं, आते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है चैंपियन। आइए उसके बाद 20 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए, गुट निरपेक्षता संबंधित भारतीय नीति क्या है, देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाया। भारत द्वारा इस नीति को अपनाने का मुख्य कारण निम्नलिखित है। क्या है, आइए देखते हैं। पहला, भारत ने अपने को गुट संघर्ष से समृद्ध करने की अपेक्षा देखी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति की ओर ध्यान देने में अधिक लाभ समझा कि हमारे सामने अपनी प्रगति अधिक आवश्यक होती है। सैनिक संगठन भारत नहीं देगा। भारत एक क्या है, शांति प्रिय देश है। नंबर 2, सरकार द्वारा किसी भी गुट निरपेक्ष के साथ मिलने से यहाँ की जनता में भी विभाजनकारी प्रवृत्ति उत्पन्न होने का भय था और उससे राष्ट्रीय एकता को धक्का लग सकता है। नंबर 2 भी था। नंबर 3, किसी भी गुट के साथ मिलने से उसका पिछलग्गू बनने से राष्ट्र की स्वतंत्रता कुछ अंश तक अवश्य प्रभावित हो जाएगी। अगर किसी के सामने हम मिल जाते हैं तो उसके हम गुलाम हो जाते हैं, पिछलग्गू हो जाते हैं। ये था कहना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जो विदेश मंत्री भी थे। नेक्स्ट, चौथा, भारत स्वयं एक महान देश है और इसे अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण बनाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। और ये बातें कहाँ होती है, गुट निरपेक्षता में लागू होती है। और क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय नीति क्या थी, भारत ने अपना नीति क्या अपनाया। ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारा था 20 और 21 देखते हैं। इसमें सिर्फ 15 ही बनाना है। अगर 4 मॉडल सेट पढ़ लेते हैं तो 120 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कंफर्म क्वेश्चन आपके सेम टू सेम लड़ जाएंगे। बस उसके बाद लिख लेना है। ठीक है ना। आइए, संघ शासित क्षेत्र क्या होते हैं। संघ शासित क्षेत्र क्या होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उप राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई होती है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत सरकार क्या करेगा, शासन होगा। मान लीजिए कैसे, मान लीजिए बिहार में किसी दूसरे पार्टी का मतलब कि वर्चस्व है और केंद्र में किसी दूसरे पार्टी का वर्चस्व है, तो केंद्र सरकार ही क्या करेगा, भारत में भी पैसे देगा और वहाँ पर शासन करेगा। ठीक है ना, ये बातें होती हैं। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उप राज्यपाल नामिल करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही क्या करते हैं कि एक राज्यपाल प्रत्येक राज्य को नामित करते हैं कि ये राज्यपाल रहेंगे। उसी के मोहर साइन से कोई भी राज्यपाल किसी भी राज्य का, ठीक है, राज्यपाल बन जाता है। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति। अब 2010 में देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारत की राजधानी नई दिल्ली, जो कि दिल्ली नामक केंद्र शासित प्रदेश भी थी, और पुडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया। दिल्ली व पुडुचेरी दोनों की अपनी चयनित विधानसभा होती है, मंत्रिमंडल, कार्यपालिका है, लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं। उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति पर ही क्या जी लागू होते हैं। तो ये बातें होती हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पढ़ लेते हैं इसको। आइए, नगर निगम के क्या कार्य होते हैं। ठीक है ना। आइए, निगम के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है, अनिवार्य तथा ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्यों में वे कार्य आते हैं जो नगर निगम को अवश्य करने होते हैं, एकदम करना ही है नगर को। क्या ऐच्छिक कार्य वे होते हैं जो आवश्यक नहीं है, परंतु वित्तीय स्रोतों के आधार पर उन्हें किया जाता है। तो अनिवार्य कार्य क्या है, आइए देखते हैं क्या है। चलिए, अपना समस्त क्षेत्र की सफाई पर ध्यान देना, ये अनिवार्य कार्य है। नंबर 2, जल सप्लाई का प्रबंध। नंबर 3, नालियां बनवाना ताकि गंदा पानी शहर के बाहर चला जाए। नंबर 4, रोशनी का प्रबंध। नंबर 5, गंदी बस्तियों का सुधार। नंबर 6, शमशान भूमि बनाना।
नंबर 7 प्रसूति सहायता केंद्र तथा बच्चों के कल्याण केंद्र खोलना। नंबर 8 यातायात की सेवाओं का प्रबंध करना, इस सब नगर पालिका का काम होता है। 9 प्राइमरी या मिडिल तक की शिक्षा का प्रबंध करना। नंबर 10 भवन निर्माण के लिए नियम बनाना और मकानों के नक्शे मंजूर करना। 11 जन्म तथा मृत्यु के आंकड़े रखना, नगर का नियम आपका बात है। नंबर 12 तांगे, ठेले, साइकिल, रिक्शा, मोटर रिक्शा, रेहड़ों आदि के लाइसेंस देना एवं उनके बारे में नियम निश्चित करना। नंबर 13 गतियों, सड़कों, बाजारों और पुलों की मरम्मत करना। नंबर 14 खाने पीने की चीज़ों में मिलावट को रोकना और अपराधियों को दंड देना। नंबर 15 गिरने वाले मकानों की मरम्मत के लिए मकान मालिक को क्या जी नोटिस देना। ये किसकी बात होती है? नगर पालिका की बात होती है, नगर निगम की बात होती है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नंबर 23 देखते हैं क्या कहा था, आइए चलिए। जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, देखते हैं। जल में मृत जंतु, मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि फेंकने को जल प्रदूषण कहते हैं, पहली बात है नंबर 1। नंबर 2 औद्योगिक कारखाना के गंदे अवशिष्ट उत्पाद का नदी में जाने से जल प्रदूषित हो जाता है। नंबर 3 आणविक तथा नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित कर देते हैं। नंबर 4 वर्षा के जल के साथ फसलों पर डाले गए कीटनाशक पदार्थ मिट्टी में मिलने से अन्य हानिकारक तत्व भी जलाशयों में पहुँचते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जल प्रदूषित आप खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या है, आइए। रूस में लेनिन एवं स्टालिन ने सारी अर्थव्यवस्था साम्यवादी राज्य के हाथों में रख दी। समझे ध्यान से। निजी कृषि एवं उद्योग व्यवस्था को मिटा दिया गया। राज्य की योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना बनाई है ना, और जिन्हें क्रूरता से लागू किया गया। समस्त आर्थिक क्षेत्र का सरकारीकरण कर दिया गया। इसी को आदेशित अर्थव्यवस्था कहा गया है। लेकिन माओ ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का नमूना पसंद किया। समझिए ध्यान से। मध्यम एवं निम्न स्तर पर निजी अर्थव्यवस्था बनाए रखी गई। कृषि एवं बाजार को काफी सीमा तक खुला छोड़ दिया गया, ताकि छोटे एवं मध्यम स्तर का सामंतवाद एवं पूंजीवाद बने रहे। इसी को क्या कहते हैं, खुली व्यवस्था कहा जाता है। तो यहाँ से करेंगे, माओ ने, जो इम्पोर्टेंट आपका वर्ड था आपका, कि माओ ने ये सब काम करना शुरू किया। हाँ, लेकिन माओ ने, पहले उसको आप बना लेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर खुली अर्थव्यवस्था कहा गया, आप यहाँ लिख सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। और पंचवर्षीय योजना किसका देन है, कहाँ से लिया गया था, तो रूस से लिया गया था। ठीक है ना, ये बातें यहाँ पे चल रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI क्या होता है, आइए देखते हैं। सामान्य शब्दों में किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देशों की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। यानी कुछ लोग होते हैं अपने पैसे को विदेशों में क्या चीज जमा कर देते हैं या शेयर कर देते हैं। किसी निवेश को FDI का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेश को 10% शेयर खरीदना होता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है। FDI दो तरह के होते हैं, इनवार्ड और आउटवार्ड। लेना भी है और क्या करना है, देना भी है। FDI भी आपके होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सब है, पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए, एक ध्रुवीय विश्व क्या है, आइए। शीत युद्ध के समय 1945-1991 दो अलग अलग गुटों में बढ़ जाता है। देशों के बीच शक्ति का बंटवारा हो जाता है। शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ इन दो अलग अलग शक्ति केंद्रों के अगुवा थे। दो अलग अलग राज्य थे, देश थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति कौन बन गया, अमेरिका बचा। आज भी अमेरिका जो है पूरे वर्ल्ड का महाशक्ति ग्रुप में उसे कहा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्धृत महाशक्ति के दबदबे से में होता है, तो बधुआ इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। बहुत सारे भौतिक शब्द ध्रुव का यह एक ध्रुव
का यह एक तरह से भ्रामक प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ताकत का एक ही केंद्र हो जाते हैं, इसे वर्चस्व शब्दों के इस्तेमाल से वर्णित करना ज़्यादा उचित होता है। आते हैं नंबर 27, मैकमोहन रेखा क्या होता है। क्वेश्चन कहता है मैकमोहन रेखा क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आइए नंबर 27, हमको इनमें सिर्फ 15 ही बनाना है, लेकिन आप क्वेश्चन जब देख लेंगे तो आपको आसान लगेगा। एक बार रिपीट करेंगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। चलिए, मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। यह अस्तित्व से सन 1914 ईस्वी में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौता के तहत आई थी। इंपॉर्टेंट है। 1934 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में दिखाया गया था। अब इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके नाम पर? हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। भारत के अनुसार यह चीन के साथ उसकी सीमा है। वर्तमान समय तक उस सीमा रेखा पर विवाद यथावत बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है, भारत और चीन, है ना। लेकिन भारत चीन के बीच भौगोलिक सीमा रेखा के रूप में इसे अवश्य माना जाता है। तो ये आपका क्या हुआ? मैकमोहन रेखा। बस उसके बाद पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद 28, आइए देखते क्या कहता है। चलिए, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिनमें जनता अपना शासक खुद नहीं चुनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले पर मतदान नहीं करते हैं। इसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कई प्रतिनिधि या मध्यस्थ होता है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र छोटे समुदाय या नगर राष्ट्रों में नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उदारीकरण क्या होता है, एग्जाम में पूछता है। 1991 ईस्वी में अपनाई गई विश्व व्यवस्था का प्रभाव आर्थिक जगत पर भी पड़ा। उदारीकरण की नीति को प्रायः संपूर्ण विश्व में स्वीकार कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रों की व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। व्यापार करने के लिए राज्य और स्वतंत्र उद्यमों को छूट दी गई। इस प्रकार का संपूर्ण विश्व एक बाजार के रूप में परिवर्तित होने लगा। खुलेपन की नीति को अब मान्यता दी गई। भूमंडलीकरण की नीति का अभिप्राय इन्हीं संदर्भों से होता है। आलोचक इस नीति को अमेरिका तथा विकसित देशों द्वारा अपनाई गई नौ उपनिवेशवाद की नीति बतलाते हैं। विश्व व्यापार संगठन इस नीति का मुख्य नियामकीय संस्था होती है। खुली अर्थव्यवस्था अभी आपको बताए हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आसान है, आप इसके पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए आइए, ये सब क्वेश्चंस आपका लगभग कितना दिया था एक बार देख लेंगे। 30 क्वेश्चन रहता है ना। क्वेश्चन 30 रहता है लगभग। कितना क्वेश्चन आपके यहाँ पे है तो 26 और क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे, पढ़ लीजिएगा इसको। हम सिर्फ यहाँ इसलिए बता रहे ताकि आप क्वेश्चन आसानी से हो जाए और क्वेश्चन आसानी से आप बना सकें। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी 31 से आपका 38 तक लगभग कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 8 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको सिर्फ 4 बनाने हैं और 4 होते हैं 2 नंबर। कितना हो जाएगा? 4 आपके होते हैं 5 चौके 20, 5 नंबर का होते हैं और ये 20 नंबर का होते हैं। देखिए लिखा गया 4 × 5 यानी 20 मार्क्स। जाहिर सी बात है, जरा से उसको देखेंगे, समझेंगे और आसानी से क्वेश्चन क्या करेंगे, बना लेंगे, तो क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार थोड़ा सा देखना है। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का उद्देश्य क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद चलिए आप देख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखना है, छोटी छोटी बात लिखना है ताकि आप उसको लिख सकते हैं। अब इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सरदार पटेल। ये क्या हुए थे? सरदार पटेल जो थे ना, वो एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाने का काम करते थे। और इन्हें क्या, देखिए यहाँ पे सरदार पटेल जो गृह मंत्री के रूप में हुए थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम क्या हुआ? सरदार पटेल, वल्लभ भाई सरदार पटेल। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले में कौन कौन था? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर था।
जूनागढ़ क्षेत्र देखिए वर्तमान में, सब आपको एक सौ पढ़ेंगे ना, आपको A to Z, हैदराबाद भी आओगे, जम्मू कश्मीर देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर की स्थिति विचित्र थी। हिंदू राजा और मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी के कारण भारत ही नहीं पाकिस्तान के लिए भी कश्मीर का विलय मुश्किल था। अतः पाकिस्तान के कवालियों के नाम पर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद की मांग की। भारत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर की शर्त रख दी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर राजा द्वारा कर दिया कि जाने के बाद कश्मीर भारत का क्या जी अभिन्न अंग बन गया। तो आप बना के इसको खुद से लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रपति शासन के बारे में यहाँ लिखा गया है। आप जाहिर सी बात है जरा से इसको पढ़ लीजिएगा ना तो अभी आपको मालूम हो जाएगा, और ये आपके पॉइंट ना भूलिएगा। संविधान के अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 में 3 प्रकार के संकट को दर्शाया गया था। 352, 356, 360 है ना। युद्ध, विदेशी आक्रमण अभी हम बताए हैं, इससे पहले रूप में बताए हैं, ये होती है आपका। उसके बाद युद्ध, विदेशी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के उत्पन्न संकट, इसी को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ लीजिएगा, आराम से आपके बन जाएंगे। देखिए यहाँ सब लिखे गए हैं। चलिए 6 महीने के अंदर सब कुछ लिखा गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से आप उसको बनाकर लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, आइए चलिए। हाँ यहाँ देखिए फिर कहता है क्या है, इस घोषणा के परिणाम राष्ट्रीय संकट का घोषणा के समय शासन का संघीय रूप एकात्मक हो जाता है। समस्त देश का शासन संघीय सरकार के हाथ में आ जाती है। आप बनाकर इसको पॉइंट बनाकर आप खुद से इसको लिख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए होता है। देखिए यहाँ पर 44वें संशोधन, आप देखिए इसको छोटा छोटा करके अपने शब्दों में लिखिएगा। इससे कुछ बढ़ा दिया गया तो आप उसको बना सकते हैं। राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने के उत्पन्न संकट, ये भी आपका है, आप बताएं, सब बताएं आपको। इसको बढ़िया से बनाकर ये देखिए, आर्थिक संकट के समय उत्पन्न स्थिति, ये भी आप खुद से बना सकते हैं, क्या क्या हुआ था उत्पन्न आपका नीति हुआ था। अब यहाँ देखिए उसके बाद चलिए आप इसको खुद से बना के लिखिएगा। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाँ ये सब बना लिखिएगा। देखिए आपके सामने हम किए हुए हैं, आप क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद से बनाकर लिखिएगा। चलिए लोकसभा के संगठन और कार्यों का वर्णन करें। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन होता है, परंतु इसकी स्थिति सदन राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होता है। यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसमें जनता के प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और यही इसके अधिक शक्तिशाली होने का कारण है। पहला, रचना, कैसे रचना इसका हुआ, क्या क्या बातें हुआ, खुद से बना के आप लिख सकते हैं इसको। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। चुनाव की विधि, आप खुद से इसको लिख सकते हैं, चुनाव की विधि। अवधि भी आप लिख सकते हैं, कब कब इसका अवधि हुआ था, बहुत ही आसान है। उसके बाद लोकसभा की शक्तियां तथा कार्य, यहाँ भी बना के आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिए वित्तीय शक्तियाँ, ये सभी आपके लोकसभा में सब कुछ बातें होती हैं, आप खुद से बनाएंगे तो अपने आप सब समझ में आएगा। और कुछ कुछ कम कम बातें लिखनी है, पूरी बात तो आप नहीं लिख सकते हैं, आधा आधा कम कम पॉइंट बहुत जरूरी है दीजिएगा। पॉइंट दिएगा तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद कार्यपालिका पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, तो आप खुद से बना के इसको लिखिएगा ना तो आसान लगेगा आपको, बहुत आसान लगेगा। उसके बाद आइए देखते हैं, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन सबको देखिए दिया गया है, बहुत ही आसान है। संवैधानिक शक्तियाँ लिख सकते हैं, न्यायिक शक्तियाँ लिख सकते हैं लोकसभा में, ये सब आपकी बातें लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। उसके बाद चुनाव संबंधी कार्य नंबर 4, 5, 6, 7, 8 संकटकालीन शक्तियाँ आप खुद से बनाएंगे जिसको आसानी से लिख सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक में दिया था और हमने आपको लिखवाया भी है। अगर आप उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इसके बाद, हाँ 10 तो है, आप लिख सकते हैं, सब मिला के हैं। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों जरूरी है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, खुद से बना के लिखना है। इसको पहले पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद अपनी बातों को समझ लेना है, और उसके बाद आप क्वेश्चन खुद से बनाकर लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, चलिए वेरी गुड, यहां से कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद चलिए यहां देख लीजिए,
ऐसी स्थिति में देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। समस्याओं बचने के लिए राजनीतिक दल के होना बहुत जरूरी है, तो आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का परीक्षण करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बना सकते हैं न्यायाधीशों की संख्या, नंबर 1, अर्हताएं भी बना सकते हैं आप। इसका देखिए 25 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं, सिंपल सी बात आपकी होती है। पूरे भारत में कितने हैं तो 25। अब अर्हताएं, नियुक्ति कैसे होती हैं आप खुद से इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। आप इसको हम बताए हैं और आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी कैसे आपके सामने होती है, फिर इसकी अवधि कहाँ होती है, अवधि बना लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी आप लिख लेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने है, लिखिएगा तो आपके आंसर्स बनेंगे, नहीं लिखेंगे तो आपके आंसर्स नहीं बनेंगे। पहले बात समझ लीजिए, देखने से नहीं होगा, आपको लिखने से होगा। लिखेंगे तो बेटर रहेगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यहाँ देखिए दिया गया है। समवर्ती प्रारंभिक आप खुद से बना के इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको रोककर आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार अपील भी कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको अपील करने का अधिकार प्राप्त होता है तो भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए, ये सभी हमारा हुआ मॉडल सेट नंबर 1 का हुआ, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ कुछ बातें हैं, दीवानी मामले भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वो न्यायपालिका उसको करते हैं, दीवानी मामले करते हैं आपको। चलिए, उसके बाद दंड विधि, फौजदारी, बिना प्रमाण पत्र के, उसके बाद प्रमाण पत्र के साथ बहुत सारे बातें हैं। बस पॉइंट बना कर 2 लाइन 3 लाइन लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये सभी बातें हैं, आप इसको खुद से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार पढ़ने से सब कुछ, संविधान का संरक्षक कौन है ये भी आप लिख लीजिएगा। आसान बातें होती हैं, आसान बातें हैं। अगर आप घबराएंगे नहीं कि सर इतना लिखना है, बड़ा नहीं है क्वेश्चन है तो आंसर देना ही पड़ेगा, तो आपको 5 नंबर इसके आपके मिलेंगे। चलिए, उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन करता है। आइए, चलिए, ये सब क्वेश्चन उसी में आपका है, तो आप इसको खुद से उतना नहीं लिखिए, उतना काफ़ी है। जितना आप लिख दिए उतना काफ़ी है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अभी आपको सिखाए हैं, आप इसको खुद से बना के लिख लीजिएगा, ठीक है चैंपियन। चलिए, ये देखिए भूमिका क्या क्या होती है, क्या क्या बातें होती हैं, आप बना के लिख सकते हैं, देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता बढ़ाने में सहयोग भी कर सकता है। आर्थिक और क्या जी सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में भी हो सकता है आपका, तो बना के इसको आप लिख सकते हैं। निःशस्त्रीकरण के बारे में आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। चलो, उसके बाद चलिए, ये कोरिया की समस्या भी आपको बताए हैं। कोरिया में समस्या क्या क्या हुआ थी भी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा है। स्वेज नहर की समस्या भी आप बना सकते हैं, स्वेज नहर के बारे में बना सकते हैं। हिंद चीन का प्रश्न, भारत और चीन। उसके बाद हंगरी में अत्याचारों का विरोध, बना कर आप लिखेंगे, कोई इसमें हार्ड नहीं है। इससे बहुत कुछ बातें हैं, तो आप इसको सिर्फ पॉइंट बना के लिखेंगे तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है चैंपियन। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार एवं कार्यों को व्याख्या करें। किसी राज्य के मुख्यमंत्री और कार्यों के बारे में व्याख्या। नियुक्ति कैसे होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्यपाल साधारणतः उस व्यक्ति का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। आप बना कर लिख सकते हैं, अधिकार एवं कार्यकाल कहाँ है मुख्यमंत्री का, है ना। उसके बाद चलिए, आप देखिए बना कर लिख सकते हैं राज्यपाल के मुख्यमंत्री परामर्श। आप देखिए बना कर लिखेंगे तो आसान लगेगा। लगभग आप इसको पॉइंट नंबर 9, 8, 9, 10 से बना। स्थिति क्या होती है भी बना लिखिएगा, पॉइंट बनाकर स्थिति कैसे कैसे होती है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 28 क्वेश्चन, सॉरी 38। भारत में सांप्रदायिकता पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। सांप्रदायिकता क्या होती है, इसको आसानी से जब पढ़ेंगे ना तो आपके क्वेश्चन सब आ जाएंगे। सब्जेक्ट हम इसलिए नहीं बता पा रहे हैं आपको कि समय बहुत ज़्यादा लगेगा और हमको एक ही वीडियो में सब खत्म करना, आपको बता दिए, सिखा दिए। बस इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए, यहाँ ले लीजिए, आपका लिख लीजिए, यहाँ पे सब हम बताएं चैंपियन, देख लीजिए यहाँ पे। बस इतना तक आपका काफ़ी है।
तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नोट कीजिएगा तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट है और एग्जाम में कंफर्म लड़ने की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। यहाँ देखिए दिया गया है मॉडल सेट नंबर 2। आइए चलिए क्वेश्चन दिया है 1, दिया है कि कांग्रेस के सिंडिकेट का अर्थ क्या होता है। सिंडिकेट मतलब क्या होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन का एक कांग्रेस भारत के एक राजनीतिक दल था जिसका गठन इंदिरा गांधी के निष्कासन के बाद कांग्रेस पार्टी के विभाजन के समय हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन का कभी कभी अनौपचारिक रूप से संकेत द्वारा सिंडिकेट और इंदिरा गुट के रूप में संदर्भित किया जाता था, है ना, सिंडिकेट। उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या बातें होती है। आइए द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या होता है पढ़ लेंगे। आपको बताए थे द्विराष्ट्र सिद्धांत धार्मिक राष्ट्रवाद की विचारधारा होती है जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इस सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम और हिंदू दो अलग अलग राष्ट्र हैं जिनके अपने रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं हैं, इसलिए सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से मुसलमानों को हिंदू बहुल भारत के बाहर अपनी अलग मातृभूमि रखने में सक्षम होना चाहिए जिसमें इस्लाम प्रमुख धर्म है और उन्हें हिंदुओं और अन्य मुस्लिमों से अलग अलग किया जाना चाहिए। यही हमारा क्या होता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट, विविधता में एकता, अनेकता में एकता का अर्थ है किस्मों में एकता। भारत कई वर्षों से इन अवधारणाओं को साबित करने वाला सबसे अच्छा देश है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता देखना बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि अनेक धर्म, नस्ल, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ रहते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्थिक न्याय किसे कहते हैं, आइए। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय और कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का एक घटक है। यह आर्थिक संस्थाओं के निर्माण के लिए नैतिक और क्या कहता है, नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है जहां अंतिम लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक पर्याप्त भौतिक नींव स्थापित करने का अवसर पैदा करता है जिस पर एक सम्मानजनक, उत्पादक और रचनात्मक जीवन होता है। उसे क्या कहते हैं, आर्थिक न्याय कहते हैं। पीली क्रांति 1986-1987 में खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों और तिल के बीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए शुरू की गई क्रांति को क्या कहते हैं, पीली क्रांति कहा जाता है। पीली क्रांति 9 तिलहनों को लक्षित करती है जो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, नाइजर, असली और अरंडी के होते हैं। नेक्स्ट, बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं, नंबर 6। एक बहुदलीय प्रणाली एक राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में कई राजनीतिक दल राष्ट्रीय चुनाव के लिए दौड़ते हैं और सभी अलग अलग या गठबंधन में सरकारी कार्यालयों पर नियंत्रित हासिल करने की क्षमता रखते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। देखिए अब क्वेश्चन बहुत ही छोटा छोटा है, पढ़ लेंगे आराम से काम हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से क्या समझते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के विपरीत लोकतांत्रिक निर्णय लेने में नागरिकों की प्रत्यक्षता भागीदारी के रूप में होती है। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोक प्रजातंत्र कहते हैं। नेक्स्ट, नंबर 8, भूमंडलीय तापन क्या होता है। भूमंडलीय उष्मीकरण का अर्थ पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसतन तापमान में 20वीं शताब्दी से हो रही है वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता होती है। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में 2005 तक 100 वर्षों के दौरान 0.7 प्लस 0.18 डिग्री सेल्सियस 1.33 फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है। उसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। नेक्स्ट, सामूहिक सुरक्षा। अभी क्वेश्चन को हम बताए हैं, आपको खुद से पढ़ लीजिएगा और बताए हैं पिछले वाला अभी ऑप्शन में आपका। भूमंडलीयकरण भी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन भी होता है। नेक्स्ट, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं खुद से लिख लीजिएगा बनाकर। पंचशील, जाहिर सी बात है बना लीजिएगा, बहुत आसान है। पंचशील क्या हुआ था तो भारत और चीन के बीच हुआ था, सिंपल सी बात आप लिख सकते हैं। जल प्रदूषण अभी इससे पहले बताया है आपको। भारत की परमाणविक नीति क्या होती है, नंबर 14। क्वेश्चन फटफट पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन दिखना है। आइए, भारत के परमाणु सिद्धांत का मूल सिद्धांत नो फर्स्ट यूज है। इस नीति के अनुसार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल केवल भारतीय क्षेत्र पर या कहीं भी भारतीय बलों पर परमाणु हमले के बजाय जवाब में दिया जाता है। भारत की एक विश्वसनीय न्यूनतम निवारक बनने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ये भी सिंपल है। शीत युद्ध, अभी हम बताए थे शीत युद्ध के बारे में आपको। शीत युद्ध खुद से बना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के महत्व पर बताइए, तो आप बना लिख सकते। रियो अर्थ समिट का प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए एक व्यापक एजेंडा होता है, तो आप बना लिख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चंस, भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व बताइए, तो आप खुद से इसको बना कर लिख सकते हैं। बहुत ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ देता है ये बहुत ज्यादा। चलिए उसके बाद नाटो क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरी अटलांटिक के संधि संगठन, जिसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है। 28 यूरोपीय देश, 2 उत्तरी अमेरिका देश और एक कहता है यूरेशियम देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है, जिस पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। उसे क्या कहते हैं, नाटो के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिकता क्या होती है, अभी कुछ समझ आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। वैश्वीकरण भी इंपॉर्टेंट। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। राजतंत्र राजशाही राज्य के वंशानुगत प्रमुख चाहे एक व्यक्ति के रूप में, एक शक्ति के रूप में, एक शासक के रूप में होता है के साथ सरकार है, जबकि गणतंत्र एक ऐसा राज्य है जहां संप्रभुताएं एक सम्राट या सम्राट के बजाय लोगों या उनके प्रतिनिधियों के पास होती है। एक ऐसा देश जहां कोई राजतंत्र नहीं होता है। श्वेत क्रांति दूध से होता है, आप समझ सकते हैं। भारत के सबसे बड़े डेयरी विकास आंदोलन में हुआ था, दूध से हुआ था। यह भारत सरकार द्वारा एक सहकारी विकसित करने का रोजगार करती है। डेयरी उद्योग को आर्थिक रूप से बनाए रखने के लिए, विकसित करने के लिए उठाया गया था, ये कदम था, है ना। गरीब किसानों को क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो क्या बोलेंगे, दूध से, डेयरी दूध से आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साम्यवाद अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, आप खुद से इसको बना लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, आसान है। पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली जिसमें राष्ट्र अर्थव्यवस्था के व्यापार और उद्योग का स्वामित्व और नियंत्रण निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है ताकि लाभ कमाया जा सके। साम्यवाद से तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें देश के व्यापार उद्योग को समुदाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा उसकी क्षमता आपका है और जरूरतों पर निर्भर करती है। मार्शल योजना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप खुद से इसको बनाकर लिख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आज्ञा पत्र अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाली राजकीय संस्था को यह आदेश जारी करता है कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए और उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताया जाए। ऐसी व्यवस्था क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां बताएं, क्या क्या शक्तियां हैं। राष्ट्रपति सदन के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को बुलाता है और उसका सत्रावसान करता है, वह लोकसभा को भंग कर सकता है, भी बात है। राष्ट्रपति संसद का उद्घाटन आम चुनाव के बाद और हर साल पहले सत्र की शुरुआत में अनुच्छेद
87 के अनुसार करते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है, आइए 26 था ना, 27 क्वेश्चन बहुत आसान है, फट से पढ़ लेंगे। आइए, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, आप खुद से इसको बना के लिख सकते हैं, बहुत आसान है, पढ़ेंगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। अनुच्छेद, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, 370 किस राज्य के संबंध में है और इसके मुख्य प्रावधान क्या थे। मानव अधिकार अनुच्छेद 370 जो होता था वह स्वतंत्रता और राज्य के अस्थायी निवासियों के लिए कानून बनाने की क्षमता के मामले में जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को स्वीकार करता है। तो कहाँ का, जम्मू और कश्मीर। चलिए, नागरिक स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, आप इसको खुद से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ेंगे तो अपने आप आपको आएगा। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत बताइए, तीसरा क्वेश्चन था। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत आपको सामने है, आप खुद से इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, जरा से इसको ध्यान देंगे तो आसानी से आपके बन जाएंगे। चलिए, कहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अभी क्वेश्चन बताया थे, भारत की गठबंधन राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से वर्णन कर सकते हैं, इसको पढ़ेंगे तो अपने आप सब क्वेश्चन आसानी से आपको मिलेगा, आप खुद से इसको बनाकर लिख सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे अब क्वेश्चन आपको छोटा छोटा देंगे ताकि आपको आसान लगे, है ना बाबू। चलिए, भारतीय संविधान के स्रोतों का विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम क्वेश्चन लड़ेगा आपके एग्जामिनेशंस में, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। भारतीय शासन अधिनियम कब हुआ था, 1935 में। ये सब बातें आपको दिया गया है। लिए गए प्रावधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, देखिए क्या क्या था आपका, इसके बाद सब कुछ लिया गया है। मौलिक अधिकार, संविधान की स्वतंत्रता, ये बहुत एकदम 100% इंपॉर्टेंट है, एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा। ब्रिटेन का संविधान सामने लिखे दिया गया है, सिंपल सी बात आपकी होती है। तो आप क्वेश्चन खुद से उसको बना लीजिएगा, आसान क्वेश्चन से, बहुत आसान क्वेश्चन से खुद से बनाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तीसरा हो गया। आइए उसके बाद यहाँ देखते हैं नंबर 4। चलिए, नंबर 4, सोवियत संघ का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, फ्रांस का संविधान, यहाँ सब कुछ दिया गया। जस्ट इसके सामने सब जो कुछ बातें दी गई है, आप खुद से इसको बनाकर लिख सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही आसान आपके होते हैं। ठीक है चैंपियन। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, आइए चलिए। उसके बाद जापान का संविधान, जर्मनी का संविधान, दक्षिण अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट, यही 10 में से आपको कंफर्म है। 11 तो आपको देश दिए गए, उसी से ये सब लेकर बना हुआ है। इसको जब पढ़ लेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के बारे में पूछता है। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के बारे में पूछता है, आप खुद से इसको बनाकर, आप देख करके आप उसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक बार इसको देखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन आसानी से क्या जी बन जाएगा। चलिए चलिए देखिए, आराम से लिखिए, यहाँ पे बहुत आसान है, बस हो गया। अब छोटा क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिए, संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें। तो क्वेश्चन हिंदी में भी आ सकता है, संपूर्ण क्रांति के बारे में आप पूछ सकते हैं। जयप्रकाश नारायण थे ना आपके, आप लिख सकते हैं इसको, देख लीजिए यहाँ से। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति। चलिए लिख लीजिए। 35 जो है क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कश्मीर की समस्या पर एक निबंध लिखें। कश्मीर की समस्या पर क्या लिखें, एक निबंध लिखें, ये भी बना सकते हैं, खुद से बना लिखेंगे चैंपियन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कश्मीर की समस्या। चलिए, आसान क्वेश्चन से आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप एक बार इसको देखिए, समझिए और क्वेश्चंस को बनाइए। उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। आइए, भारत की परमाणु नीति की विवेचना की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन हम बताए थे परमाणु नीति के बारे में, बहुत ही आसान है, और क्वेश्चन अब छोटा छोटा है, आप लिख सकते हो, बहुत आसान है। चलिए आइए, कई परमाणु बनाए थे भारत ने। देखिए आप एकदम सिंपल सी आपकी बातें हैं। भारत के परमाणु सिद्धांत, नो फर्स्ट यूज पहले यूज नहीं करना है, उसके बाद यूज करना ही, अगर जो करेगा तो। देखिए सामने दे दिया गया है। नंबर 37, भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख
प्रभुत्व के पतन के मुख्य कारणों का परीक्षण करे, यानी कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी चला गया। तो ये भी आप बना कर लिख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद से बनाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। मॉडल सेट 1 मॉडल सेट 2 हमने बता दिया, 2 ठो और है, अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कन्फर्म आपकी बातें हो जाएंगी। आइए चलिए, नई आर्थिक नीति के प्रमुख लक्षणों का विवेचना कीजिए। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उससे खुद से बना कर लिख लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, आप इसको नोट करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। चलिए आसानी से क्वेश्चन लिख लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में लड़ेंगे आपके। चलिए 2 ठो हो गया, अब हम बात करते हैं मॉडल सेट नंबर 3 की। आइए नंबर 3 की बात करते हैं। ये हमारा हो गया मॉडल सेट नंबर 3, मॉडल सेट नंबर 3, वो नंबर 2 था। आइए, भारत में दलित राजनीति के प्रमुख तत्व बताइए। अभी क्वेश्चन हम बताए थे, रिपीट क्वेश्चंस कर रहा है, आप बना कर लिख सकते हैं इसको, सेम क्वेश्चन आपके इससे पहले वाले मॉडल सेट में था। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया था। बहुदलीय व्यवस्था भी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक न्याय भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहा है ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से लगे, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। नंबर 5, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल यह एक स्वयंसेवी संगठन है जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया अभियान है। नंबर 2, यह संगठन मानवाधिकारों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है और प्रकाशित भी करता है। नंबर 3, इसकी रिपोर्ट से कई सरकारों की किरकिरी हो जाती है क्योंकि यह उनके दुर्व्यवहार की चर्चा कर देता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो होता है, ठीक है ना। आइए, इसको बोल सकते हैं IMF, नहीं ये तो फंड हो जाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, आप खुद से लिख सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से क्या समझते हैं, अभी क्वेश्चन बताए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। लोक अदालत, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, लोक अदालत का मतलब होता है लोगों की अदालत। इसके संकल्पना हमारे गांव में लगने वाली पंचायतों पर आधारित होती है। वर्ष 1970 दिया गया है, 1976-70 देख लेंगे यहाँ पे। मैं 42वें संशोधन के द्वारा भारत के 76वां करेंगे, अब 76 आपके भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 क में जोड़ा गया है। भूमंडलीय तापमान अभी मैंने बताया था आपका, आप खुद से बना के लिख सकते हैं इसको, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन है नहीं, आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। चलिए उसके बाद आइए यहाँ देखिए, चलिए यहाँ बना के लिख सकते हैं आप लोग आराम से। नंबर 10, समानता का अधिकार क्या होता है? अभी इससे पहले वाले सिखाए हैं, समानता का अधिकार सबको एक समान के रूप में होता है। कानून के 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराया गया किसी व्यक्ति को कानून सम्मत सुविधा दावा विशेषाधिकार होती है। नंबर 2, कानून द्वारा प्रदत्त पूरी सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के क्या जी बिना संभव नहीं होता है। नंबर 2, न्याय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। न्याय क्या है, आप इसको बना के लिख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्धता समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से कराई जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिलता है। उपयुक्त स्थिति स्थापित करने के लिए सरकार आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जागरूकता एवं अवसर प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। नेक्स्ट, अधिकार को परिभाषित करें। देखिए यहाँ दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछता है क्या है, नक्सलवाद क्या होता है? चलिए, नक्सलवाद साम्यवाद का माओवाद की विचारधारा से प्रभावित एक हिंसक आंदोलन है। इसमें आंदोलन को नक्सलवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी स्थान पर हुई थी। यह आंदोलन भारत में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड एवं मध्य प्रदेश राज्यों में अधिक सक्रिय है। नक्सलवादी हिंसा एवं क्रांति के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में मौलिक बदलाव लाना चाहते हैं। चलिए, संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा, आसान लगेगा। लिखिए चैंपियन, क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार उसको देखिए, समझिए और क्वेश्चंस को बनाइए, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार देखना है। चलिए आइए,
परिभाषा की दृष्टि से अंतर यदि परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो संविधान एक संगठन का प्रतीक होता है तथा संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक होता है जिसमें राष्ट्र के मूल्य, विश्वास तथा राजनीतिक आदर्श शामिल होते हैं। संविधान एक ऐसा संगठन है जिसमें सरकार और शासितों के संबंधों को निर्धारित किया जाता है। नंबर 16, आइए निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुविधाएं बताइए, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो आप इसको खुद से प्रयोग कर सकते हैं। चुनाव की प्रक्रिया में योग्य उन परिवर्तनों को चुनाव सुधार कहते हैं जिनके करने जनता की आकांक्षाएं चुनाव परिणाम के रूप में अधिकाधिक परिणित होने लगती हैं। चुनाव अधिकारों में शामिल कुछ चीज़ें निम्नवत होती हैं। नंबर 1, मतपत्र के प्रयोग से बजाय इलेक्ट्रिक मतदान मशीनों द्वारा मतदान। नंबर 2, स्वैच्छिक मतदान के बजाय अनिवार्य मतदान। नंबर 3, नकारात्मक मत का विकल्प। नंबर 4, किसी को मत नहीं नाटों का विकल्प। नंबर 5, चुने हुए प्रतिनिधि को हटाने या बुलाने की व्यवस्था। सही बात है। मतगणना की सही विधि का विकास। नंबर 7, स्त्रियों एवं निर्बल समूहों के लिए सीटों का आरक्षण। ये चुनाव में बातें होनी चाहिए। आर्थिक न्याय क्या है अभी हम बताएं चीज को। बहुदलीय व्यवस्था, सेम क्वेश्चंस। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, सेम क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। तो आप बना लिख सकते हैं आराम से, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। 2 आपका उद्देश्य आप बना लिख सकते हैं, कोई इसमें हार्ड नहीं। आइए यहाँ देखते हैं। चलिए उसके बाद कहता है 21, किसी राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है तथा उसका कार्यकाल क्या होता है। ये भी क्वेश्चन हम बताए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इसको आप देखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से क्या जी बन जाएगा। जरा सा बस ध्यान देना हमको है, जरा सा ध्यान देना। चलिए उसके बाद देखिए, आप खुद से लिख सकते हैं। सामाजिक न्याय क्या है, अभी क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे। सामाजिक न्याय क्या है, जरा से इसको देखिए चैंपियन, और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आइए, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन से आपको दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है। चलिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य लिखिए। अभी हम सब बताएं क्वेश्चंस, अगर आप बढ़िया से लिखेंगे तो आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। रंगभेद नीति आप बना सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा सन 1948 में विधान बनाकर काले और गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू कर दिया गया था। आप देखिए क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेल्सन मंडेला ने बहुत संघर्ष किया, तब जाकर वहां पर सब खत्म हुआ। आसियान के उद्देश्य क्या थे, 27 क्वेश्चंस। आसियान उद्देश्य क्या थे आप खुद से बना सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है, बस उसको पढ़ लेंगे ना आपको याद हो जाएंगे। शिमला समझौता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम पूछेगा। शिमला समझौता 2 नंबर का, आप पढ़ सकते हैं इसको। अयोध्या विवाद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है। 30वां, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। जल प्रदूषण, उसके बाद आपको देखो दिया गया वायु प्रदूषण, आप बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, हाँ, ये है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। खुद से क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्वेश्चंस आसानी से क्या होगा आपके बन जाएंगे। प्रजातंत्र में नागरिक समाज की क्या भूमिका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। आसान है। वित्त विधेयक क्या होता है भी आपको देख लीजिएगा। आसान क्वेश्चन पढ़िएगा, आसान। अब आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, हार्ड नहीं आपके हैं। अब नंबर 3, ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन करें। आप वर्णन खुद से कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रशासनिक कार्य, सार्वजनिक कल्याण, ये सब कर लीजिएगा। विकास संबंधी कार्य सब कर लीजिए आराम से। पंचायती राज व्यवस्था के आय के स्रोतों का वर्णन करें। पंचायती राज के बारे में है, आप खुद से इसको बना के लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में एकदम आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आप इसको कर लीजिए हाईलाइट, या इसको नोट कर लीजिए, आप लोग लिखिएगा अपने कॉपी पर। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, चलिए अभी सब क्वेश्चन बताए हैं आपको, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। ये राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। आर्थिक, ये देखिए
36 राज्य क्या है, इसके तत्वों का विवेचना कीजिए। राज्य वह जन समाज है जिसका एक निश्चित भूभाग पर अस्थायी अधिकार होता है, जो एक से कानून, आदतों एवं रिवाजों द्वारा बंधा हुआ होता है। राज्य उसे कहते हैं। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तत्व के अनुसार जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सुसंगठित सरकार, शासन, ये सब इंपॉर्टेंट आपके हैं। आप बनाएंगे लिखेंगे तो आसानी बनेगा। चलिए, राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का वर्णन किए। देवी सिद्धांत का वर्णन किए। देवी सिद्धांत क्या क्या होता है, डिवाइन थ्योरी क्या होता है, आप इसको खुद से लिख सकते हैं। आसान क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से बनेगा। चलिए, प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। तत्व कौन कौन से होते हैं सामने आपको दिया गया है। चलिए, उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिएगा उसको बढ़िया से बनाकर। पहले ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए जो जिसका छूटा हुआ है। चलिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन से। उसके बाद देखिए, विचार हो गया, अस्त्र शस्त्र हो गया, समुदाय हो गया, भ्रमण की व्यवस्था हो गया, निवास की आवश्यकता हो गया। ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं होती है। आप इसको बनाकर चैंपियन लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही आसान है। एक बार इसको देखिए, समझिए, बनाइए, क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा तो बन जाएगा। ये हमारा रहा मॉडल सेट 1 2 3। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा एक और दिया गया है, उसको एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ताकि आप सबको क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए, क्वेश्चन बस एक बार इसको देख लेना है। देखने से क्वेश्चन सब क्या जी याद हो जाते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से क्या आपको समझ में आ जाएगा। आइए, एक और बाकी है, मॉडल सेट 4 है, तो 1 से 3 तक अगर आप इतना कोशिश कर लिए तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा तो बन जाएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं एक बार और क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए, जितने क्वेश्चन हैं उसको बस एक बार देख लेना है, ठीक है ना। तो ये लग रहा है क्वेश्चन सेम आपका क्वेश्चन से, आप इसको देख लीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए, तो आप जितने क्वेश्चंस दिए हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।